दोस्तों आज के लेक्चर में मेरा फोकस होने वाला है कि पीओके वापस कैसे आ सकता है। क्या वो वाकई में वो समय आ चुका है जब हम लोग पीओके को वापस ले सकते हैं। आप देखिए, समय को याद कीजिए, समय की नजाकत जो है उसको याद कीजिए। कितना नाजुक समय है ये। पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ बलूचिस्तान अपनी आजादी की मांग कर रहा है, इजराइल ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है, ईरान कंट्रोल में नहीं आ रहा है। रिसेंटली ईरान ने यह कह दिया कि हमारे यहां से अगर तेल का टैंकर लेके जाना है लेके जाइए, एलपीजी लेके जाना है लेके जाइए, हम पेमेंट को एक्सेप्ट करेंगे युआन के अंदर। आप समझ सकते हैं, युआन के अंदर एक्सेप्ट करने का मतलब है कि डॉलर को कहीं ना कहीं साइडलाइन कर देना। और डॉलर आज पूरी दुनिया के अंदर डॉलर के अंदर पेमेंट एक्सेप्ट क्यों होता है, क्या आप लोग को पता है? अमेरिका ने सबसे पहले सऊदी अरेबिया के साथ में डील की थी कि आप जो भी कोई आपके यहां से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेके जाता है तो आप डॉलर के अंदर उसका पेमेंट लीजिएगा। सऊदी ने कहा था क्यों, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? बोला हम जो है आपको टेक्नोलॉजी देंगे, हम आपको मॉडर्न इक्विपमेंट्स देंगे। बोला ये तो अच्छा है, हमको क्या मतलब है, हमको हमारे पास में पेमेंट आ रहा है। तो जब पूरी इकोनॉमी का इतना स्ट्रांग प्रोडक्ट जिसको ऑयल एंड नेचुरल गैस हम लोग कहते हैं, उसका पेमेंट जब डॉलर में होने लग गया, तो जिस देश को डॉलर के अंदर पेमेंट करना है तो वो क्या करता, डॉलर को पहले अपने देश के अंदर मंगवाता। और डॉलर को अपने देश में मंगाने के लिए वो क्या करता, एक्सपोर्ट करते अपने प्रोडक्ट्स को। तो वो जो अपने अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते, उससे पेमेंट आता डॉलर के अंदर, उसी डॉलर का इस्तेमाल करते वो अपने तेल खरीदने के अंदर। हम लोग भी यही कर रहे थे। आज ईरान ने ये मान के चलिए कि लगभग पिछले 50 साल का जो ट्रेंड चला हुआ आ रहा है उसको तोड़ दिया है। अब अमेरिका बौखलाया हुआ है कि यार ये तो युआन के अंदर पेमेंट लेना शुरू कर चुके हैं। जब इंडिया के साथ में रिसेंटली जो एलपीजी, दो हमारे जो कार्गो शिप हैं अभी रास्ते के अंदर हैं, एक तो है शिवालिक और दूसरा है नंदा देवी, वो रास्ते के अंदर है। लगभग एक तो पहुंचेगा 18 मार्च को, एक पहुंचेगा 21 मार्च को। तो ईरान ने क्या कहा कि आप हमको रुपीज में ही पेमेंट कर देना, हमको कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हम डॉलर के अंदर पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास के अंदर कि डॉलर के अंदर पेमेंट एक्सेप्ट हो गया है। अच्छा, एक बात सोचने की यह भी है कि ईरान के ऊपर जब सैंक्शंस लगे तो ईरान की रीढ़ की हड्डी कैसे टूट गई, कैसे उसकी बैकबोन जो है वो ब्रेक हो गई। आज कोई भी देश अमेरिका के सैंक्शन से इतना डरता क्यों है? वो इसलिए डरता है कि जैसे ही सैंक्शंस लगते हैं तो उस देश के अंदर डॉलर्स का पेमेंट आना कम हो जाता है, बंद हो जाता है। और जब डॉलर्स में पेमेंट नहीं आता है तो फिर दूसरे देशों के साथ में वो डील नहीं कर पाता है, या तो फिर वो उसी करेंसी के अंदर करे। लेकिन जो भी एक्सपोर्ट वो कर रहा है और वहां से जो इंपोर्ट आ रहा है, वो दूसरा कंट्री जो है वो भी कहीं ना कहीं अमेरिका का दुश्मन होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। इसीलिए बहुत सारे देश जो है डरते हैं। खैर, हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर। मेरे हिसाब से आप लोग कई बार जो है व्यूअर्स बोर हो जाते हैं, बोला सर रोजाना ही ये हिंदुस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान का ये टंटा खत्म ही नहीं हो रहा है। ऊपर से पहले वो रशिया यूक्रेन का चल रहा था, अब ईरान इजराइल का अमेरिका का चल रहा है, और ये अफगानिस्तान पाकिस्तान का चल रहा है। इसको कहते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये ऐसे ही चलती है। खैर कोई बात नहीं, बोर होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट बताता हूं। पॉइंट ये है कि अब वो वक्त आ चुका है कि हम लोग यूएन के अंदर जाएं। क्या करेंगे यूएन में जाकर? यूनाइटेड नेशंस क्या वाकई में भारत की मदद करेगा? मैं कहता हूं कि 100% करेगा। आप देख लीजिएगा, मैं जो आपको पॉइंट्स बता रहा हूं ना, वो चीज आपकी क्लैरिफाई हो जाएगी। तो पाकिस्तान ने रिसेंटली बॉम्ब्स गिराए हैं अफगानिस्तान के ऊपर वापस से, और तालिबान ने रिटालिएट किया है। कहां पर? वजीरिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का जो वजीरिस्तान है वहां पर अफगानिस्तान ने वापस से क्या किया है, अटैक किया है। पाकिस्तान लॉन्च ओवरनाइट एयर स्ट्राइक इनसाइड अफगानिस्तान कांधार प्रोविंस। तो अफगानिस्तान की कांधार प्रोविंस के अंदर एयर स्ट्राइक की गई है, ठीक है, हवाई हमला जिसको हम लोग कहते हैं। और डिस्क्राइब्ड किया है पाकिस्तान ने कि टेररिस्ट जो हाइड आउट से वहां पर हमको मिले थे, और जब हमने टेररिस्ट कैंप वहां पर देखे तो हमने उसको उड़ा दिया। आज देखिए कि पाकिस्तान जो कि आतंकवाद का पनाहगार है, वो दूसरे देश के ऊपर ये बात कहकर अटैक कर रहा है कि दूसरे देश के अंदर टेररिज्म के टेररिस्ट जो है उनके हाइड आउट्स बने हुए थे, इसलिए हमने उनको उड़ाया। खास तौर पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के, टीटीपी के। आप ये देखिए कि ओसामा बिन लादेन जो कि पाकिस्तान के अंदर पाया गया था, भारत के अंदर जो हाईजैक किया गया था IC-814 को 1999 के अंदर, उसका जो आतंकी था उसको छुड़ाने की शर्त पाकिस्तान ने लगाई, और वो पाकिस्तान के अंदर है आज भी। तो ये पूरी दुनिया को समझ में आता है।
लेकिन पाकिस्तान फिर भी दूसरे देश के ऊपर अटैक करता है कि वहां पर टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, ठीक है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बने हुए हैं, और साथ ही के अंदर एस्केलेटिंग टेंशन बिटवीन टू नेबरिंग कंट्रीज। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में टेंशन जो है वो बनी हुई है। पाकिस्तान जबरदस्त अटैक जो है अफगानिस्तान के ऊपर कर रहा है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग चल रही है। अब मिलिट्री जो हाइडआउट्स हैं उनको अटैक किया गया है, अफगान तालिबान के, और साथ ही में फितना अल ख्वारिज। तो ये फितना अल ख्वारिज जो है वो क्या है कि टीटीपी की ही बात कर रहा है, लेकिन दूसरी लैंग्वेज के अंदर। क्योंकि एक्चुअली में क्या है, पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम होती है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अंदर ये जो पाकिस्तान शब्द जुड़ा हुआ है ना, ये पाकिस्तान को प्रॉब्लम करता है। पाकिस्तान को लगता है कि यार एक आतंकवादी संगठन, और उसने अपना नाम जो है वो पाकिस्तान के नाम पर रख रखा है, इसलिए उसका नाम चेंज करके फितना अल ख्वारिज जो है वो पाकिस्तान इस नाम को कहता है। खैर, अब क्या हुआ, 26 फरवरी से लेकर 5 मार्च के बीच में, देखिए दोनों के बीच में जो युद्ध है वो तो शुरू होता है 21 फरवरी से, जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की अफगानिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान ने रिटेलिएट किया, फिर पाकिस्तान अटैक करता है, अफगानिस्तान रिटेलिएट करता है। तो 5 मार्च तक लगभग 185 सिविलियंस जो हैं कैजुअलिटीज वहां पर हुई थी, इंक्लूडिंग 56 डेथ वहां पर हुई है, और 1,15,000 जो लोग हैं वहां से एस्केलेट कर गए हैं, डिस्प्लेस कर गए, उन्होंने अपनी जगह जो है वो चेंज कर दी है। और यूएन ने जो है इस बात को कंफर्म किया है, द यूएन रेफ्यूजी एजेंसी एस्टिमेट्स दैट, मतलब यूएन की जो रेफ्यूजी एजेंसी है उसने इस बात को क्या कर दिया है, कंफर्म कर दिया है। अब आते हैं हम लोग पाकिस्तान के ऊपर। आप देखिए कि भारत के इर्द गिर्द नेपाल भारत को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, भूटान डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, म्यांमार कई बार डिस्टर्ब करता है लेकिन इतना भी नहीं करता है, बांग्लादेश ने डिस्टर्ब किया था वो शांत बैठ गया, श्रीलंका परेशान नहीं करता है, इकलौता ये जो पाकिस्तान है, खासतौर पर चाइना पाकिस्तान, ये दोनों मिलकर हमको परेशान करते हैं हमको। और देखिए इनसे अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं, खासतौर पर चाइना से, क्योंकि उसका एक नया पॉइंट जो है, लूज पॉइंट, वो सामने आ चुका है। उसके बारे में कभी हम लोग जो है अदर लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के बारे में आप देखेंगे तो पाकिस्तान एक तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ से वो अफगानिस्तान से घिर चुका है, तीसरा अपने ही देश के अंदर एक प्रोविंस है बलूचिस्तान जो कि आजादी की मांग कर रहा है, वहां से वो घिर चुका है। इधर तो पानी है, कूद जाओ पानी के अंदर। तो पाकिस्तान जो है अब चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिर चुका है। दुश्मनों से घिर चुका है या दुश्मनों से घेरा गया है। भारत की जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हैं वो बड़ी जबरदस्त हैं। भारत ने एक्चुअली में क्या है कि हो सकता है, मे बी पॉसिबल, बलूचिस्तान जो है स्पार्क प्रोड्यूस किया, अफगानिस्तान से बातचीत की, यहां के जो विदेश मंत्री है आमिर खान मुत्तकी, उनसे बातचीत की कि यार ठीक है, पाकिस्तान को आज नहीं तो कल आपको जवाब देना ही पड़ेगा। तो आज अफगानिस्तान जो है वो भी भारत की साइड है, बलूचिस्तान जो है वो भी भारत की साइड है, क्योंकि भारत से निकला हुआ ही तो है बलूचिस्तान भी। पाकिस्तान से पहले ही आजाद हो चुका था, लेकिन है तो भारत से निकला हुआ ही, तो बलूचिस्तान समझता है कि यार भारत हमारे साथ में है। तो पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि मेरी आर्मी मैं अफगानिस्तान की तरफ लगाऊं, मेरी आर्मी मैं बलूचिस्तान की तरफ लगाऊं, या फिर मैं इंडिया से वहां पर जो है लड़ाई करूं, टेररिस्ट वगैरह भेजूं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ये जो वॉर है वो कैसे खत्म हो सकता है उसके ऊपर भी हम लोग बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इनको लाना पड़ेगा, मतलब दोनों देश आपस में बातचीत करें कि यार बताइए प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जो है बढ़ना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट। हाँ, ये पॉसिबल है कि एक कॉर्पोरेशन ऐसा बना दिया जाए, एक कमेटी ऐसी बना दी जाए, एक बोर्ड बना दिया जाए जो कि बॉर्डर डिस्प्यूट को मैनेज करे कि आखिरकार ये सॉल्व कैसे हो सकता है। लेकिन बात वो है कि जब वो दोनों लोग बैठे हैं आपस के अंदर, ये चीज पॉसिबल है, करना चाहे तो कर सकते हैं। काउंटर टेररिज्म कॉर्पोरेशन, देखिए दोनों ही देश जो है वो काउंटर यानी कि टेररिज्म तो नहीं करेंगे, ये लोग टेररिज्म को काउंटर तो नहीं करेंगे ये, क्योंकि ये एक्चुअली में क्या है, जब तक आतंकवाद इस देश के अंदर पलेगा नहीं तब तक इनकी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, चाहे वो पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो। तो ये काउंटर टेररिज्म कॉर्पोरेशन तो नहीं करेंगे, ये तो दिमाग से ख्याल निकाल देना चाहिए। रीजनल मेडिएशन एंड मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पहले भी हुआ है। आप देखिए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पहले भी मीडिएशन हुआ है, बातचीत के दौर चले हैं, लेकिन वो सारा बातचीत जो है वो फेल हो चुकी है, ऑलरेडी खत्म हो चुका है ऑप्शन। फिर है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट। अफगानिस्तान खुद परेशान है कि हम लोग पैसा कैसे कमाएं, पाकिस्तान जो है आईएमएफ के लोन से जूझ रहा है, तो ये दोनों आपस के अंदर कैसे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करेंगे, ये ऑप्शन भी खत्म है। इसका अर्थ ये है कि इनके पास में ये दो ऑप्शन बाकी बचे हैं, या तो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट किया जाए या फिर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए बोर्ड बनाया जाए, तो इसका सॉल्यूशन निकालिए आखिरकार सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ये दो चीज जो है इसमें पॉसिबल लग रही है, लेकिन उसमें भी अभी समय लगेगा। अब बात यह है
कि पीओके कैसे आ सकता है, वो बात सुनिएगा आप। एक्चुअली में क्या है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर गया कैसे था पहले वो सुन लीजिए। जिस समय पाकिस्तान आजाद हुआ था, मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं कि पाकिस्तान से पहले बलूचिस्तान आजाद हो चुका था, और उसके बाद में मतलब जून 1947 के अंदर ही बलूचिस्तान आजाद एक देश बन चुका था। फिर 14 अगस्त 1947 के अंदर पाकिस्तान आजाद हुआ, और जैसे ही वो पाकिस्तान आजाद होता है उसने सबसे पहले ही क्या किया, जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक किया। ठीक है, जो कबायली भेष के अंदर पाकिस्तान के सोल्जर्स, पाकिस्तान के जो सिपाही थे, वो जम्मू कश्मीर में एंटर करते हैं। उनका ये टारगेट था कि श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है उसको जाकर कैप्चर कर लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से इंसान अपने चरित्र के कारण हमेशा पीछे रहता है, तो पाकिस्तानी जो नुमाइंदे थे वो अपने चरित्र के कारण तो पीछे रह गए। उन्होंने क्या करने लगे, वो उनको लगा कि माल ही माल है यहां पर। उन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटना शुरू कर दिया, वहां के महिलाओं के साथ में उन्होंने रेप किया। ऐसे बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं, लेकिन उनका ध्यान ये नहीं रहा कि हमको श्रीनगर एयरपोर्ट जो है उसको कैप्चर करना है। वो उस समय के अंदर, उस टाइम लाइन के अंदर बिजी रहे। इतने में ही हरि सिंह जो है, जो कि प्रिंस थे जम्मू कश्मीर के, वो आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में, नेहरू जी के पास में, और कहते हैं कि यार हमको बचाओ। तो पटेल जी कहते हैं कि यार ठीक है ना यार, कल को तुम हमारी बात नहीं मान रहे थे, आज होने दो अटैक। बोला नहीं गुरुजी, अब जो है हमको जो है आपके शरण में ले लीजिए। तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक हाथ घुमाया, और हाथ घुमाकर अपना कमाल दिखाया। कहा कि एक काम करो, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र जो है इस पर हस्ताक्षर करो, भारत के अंदर मिल जाओ, तब हम जो है अपनी आर्मी को यहां से रवाना करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी के साथ में जाकर लड़ेगी। जैसे साइन होता है, साइन होने के साथ में ही फिर हमारी आर्मी रवाना होती है, और सबसे पहले ही श्रीनगर जो एयरपोर्ट था उसके ऊपर हम लोग कब्जा कर लेते हैं। लेकिन इस बीच जो है जवाहरलाल नेहरू जो कि चले गए यूएन के अंदर, और ये कहा कि पाकिस्तान को समझाइए, इंटरनेशनल जो मीडिएशन है, जब तक कोई भी इसके अंदर मध्यस्थता नहीं करता है तो पाकिस्तान को यहां से बाहर निकालिए। वो जबरदस्ती हमारे अंदर आ चुका है। यूएन ने कहा जो जहां है वो वहीं रुक जाए। तो भारत अपनी जगह पर रुका रहा, और पाकिस्तान जो है वो अपनी जगह पर रुका रहा। तो जहां पर पाकिस्तान रुका रहा, ऑलरेडी उसने ऑक्यूपाइड किया हुआ था, इसलिए वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो बन गया। लेकिन इसका मेन मुद्दा यह है कि आखिरकार बना कैसे, इसका बेस क्या था, जब ये बात यूएन के अंदर पहुंची। इसीलिए आज सबसे बड़ा चांस हमारे पास में यह है कि पाकिस्तान जो है वो बिजी है अफगानिस्तान के साथ में। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ में बिजी है, इधर बलूचिस्तान जो है उसने डिस्टर्ब किया हुआ है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो काफी ज्यादा ये मान के चलिए कि बहुत ज्यादा डाउनफॉल पर है, और ऊपर से उसके पास में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है वो अब काफी ज्यादा उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। अब हमारे पास में ये एक मौका है कि हम लोग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है इसको वापस से ले लें। लेने के लिए पहला चांस ये है कि जिस तरीके से गया था वही रास्ता अपनाया जाए, और यूएन के अंदर भारत को भेजा जाए और वहां पर बातचीत की जाए। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है, मतलब वो तो करना ही करना है, दूसरा ये है कि यहां पर मानवाधिकारों की जो मांग है उसको और तेज कर दे। वहां के लोगों को बताए कि देखिए पाकिस्तान तो खुद लड़ रहा है, तुम्हारे ऊपर कौन ध्यान देगा। ऐसी ये जो बातें हैं वो कहां पर पहुंचाई जाए, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, जिससे वहां की जनता है जब उनको मिलाया जाए तो ज्यादा परेशान ना हो। ठीक है, ऊपर से जो टेररिज्म है इस बात को लेकर भी इंडिया यूएन के अंदर अपनी बात रखे, किस तरीके से पीओके से ये एंटर होता है। और ध्यान रखिए यहां पर एक मीडिएशन होना जरूरी है। हम खुद जाकर जो है पीओके नहीं ले, इसमें मीडिएशन लेके आए, चाहे यूएन को लेकर आए या किसी और को लेकर आए, कोई दूसरा देश इसमें मीडिएशन बने और वो आकर मीडिएट करे कि ये पाक ऑक्यूपाइड किसका है ना, और उस तरीके से ये भारत के पास में वापस आए तो ठीक है। जबरन लेंगे तो परेशानी भारत को होगी, जबरन लेंगे तो भारत को परेशानी होगी, क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं बैकलैश पे जाएगी, और पाकिस्तान का समर्थन देने वाले बहुत सारे देश आके खड़े हो जाएंगे, खासतौर पर अमेरिका जो मौके की तलाश के अंदर है। तो हमको मीडिएशन जो है यहां पर जरूरत पड़ेगी। तो एक अच्छा मौका हमारे पास में है कि हम लोग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है इसको वापस से ले सकते हैं। तो अब आप लोगों की क्या राय है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। क्या वाकई में आज वो समय आ चुका है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम लोग वापस से ले लें? बताइए आप लोग, क्योंकि आप भी तो जनता ही हैं। आप लोगों का मत भी जो है, आपका व्यूज, पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बहुत मायने रखता है। भले आप कमेंट सेक्शन में आकर कुछ भी बोले, लेकिन आज जो है आपके व्यूज की जरूरत है। बताइए व्यूज को लेकर कि आप क्या ये सही मानते हैं कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर लेना ठीक है, अभी ये वक्त ठीक है क्या? बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। दोस्तों अगर आप लोग स्टडी करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, मैं 30 टेक्निक्स आपको बताई हैं, इनका इस्तेमाल कीजिए और एग्जाम को क्रैक कीजिए ताकि आपका फोकस जो है इंक्रीज हो। साथ ही में चैलेंज लीजिए 75 डेज का या फिर 175 डेज का,
ठीक है, 175 डेज का, ताकि चैलेंज जो है वो आपकी लाइफ को चेंज कर सके, क्योंकि जब तक आप चुनौती को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप जीवन में बदलेंगे नहीं। ओके, दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है रखना मत भूलिएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।